Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome to all of you in the family of Capital College of Pharmacy. It's फारूक अख्तर और मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा आप लोगों के सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड यू विल बी एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। किसी को किसी किस्म का इशू हो, कोई भी क्वेरी हो या डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ भी, तो वो लोग इन कॉल मैसेज इनबॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो आई वोंट बी एबल टू अनम्यूट यू। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैपिटल कॉलेज के बारे में बताता चलूँ। कैपिटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज जो कि एस्टेब्लिश हुआ है 2017 में, और ये एक रजिस्टर्ड इदारा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मुख्तलिफ क्यूरीज होती है। क्यूरीज इन द सेंस, ऐसी क्यूरीज भी आती है कि वो अक्सर पूछते हैं कि ये फैकल्टी केपीके के साथ रजिस्टर्ड है, या कोई कहता है ये पीएमडीसी के साथ रजिस्टर्ड है, कोई कहता है ये काउंसिल के साथ, किसी भी काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है। तो देखिए, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है कैटेगरी बी की या फार्मेसी प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये सब रेगुलेट करता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इख्तियार नहीं आपके इस प्रोग्राम पे। तो आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि आप लोगों की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। मेरा अपना एक तरीक़ाकार है सब्जेक्ट पढ़ाने का। तो उस सब्जेक्ट पढ़ाने में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो होता है वो पार्ट है लेक्चर का, जो कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर करता हूँ। और अक्सर स्टूडेंट्स की क्यूरीज होती है कि आप कौन सा नोट्स इस्तेमाल करते हैं वगैरह। तो मैं एज सच कोई सिंगल नोट्स को फॉलो नहीं करता। मुख्तलिफ सोर्सेज को कंबाइन करके नोट्स को, मुख्तलिफ बुक्स को, इंटरनेट सोर्सेज को, तो उससे एक कम्बिनेशन लेक्चर बनाता हूँ और वही लेक्चर मैं आपको डिलीवर करता हूँ। अच्छा, जो कुछ भी मैं ओरेट करता हूँ, जो भी मेरी वर्बल वर्डिंग्स है, ज़रूरी नहीं कि ये जो कुछ भी मैं कहता हूँ ये सब स्लाइड्स में अवेलेबल हो। सो फॉर दैट टू नॉट मिस एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप सबको एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देता चलूँ। जी अताउर रहमान, अच्छा, और कोई रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? एम आई ऑडिबल? आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? I received a complaint regarding voice problem. Use chat box, please. चले, thank you. अताउर रहमान, काइंडली चेक योर डिवाइस, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। द रेस्ट वॉइस इज क्लियर। अच्छा, तो लेक्चर के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। ऑलराइट, लेट मी चेक। From my side, it seems quite okay. There isn't any issue visibly. चलें, I will try to speak louder. मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलूँगा। Maybe you would be able to hear it clearly then. अच्छा, तो इस लेक्चर के बारे में कि जो भी मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ मुख्तलिफ सोर्सेज का होता है। एज सच कोई एक बुक या एक नोट्स को मैं फॉलो नहीं करता। और जो भी आप लोगों को मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ ये मैं आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में, स्लाइड्स के फॉर्म में, ये जो मैं आपको स्लाइड्स पढ़ाता हूँ ये मैं आप लोगों को हैंड ओवर करूँगा मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में, मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए।
जो कि मैं आपको आगे जाके लेक्चर में बताता हूँ कि मैं आपको कैसी ये चीज़ें हैंड ओवर करूँगा। अच्छा, एक और बात, चले, थैंक यू। मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं एक नोट्स को उठाऊँ, या ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये बुक पड़ा हुआ है। ये एक एनाटॉमी का बुक है। ये मेरे पास दूसरा बुक पड़ा हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आप लोगों को बस एक ही नोट्स या एक ही बुक में आपको पढ़ा के आप लोगों को समझा भी सकूँ और आप लोगों से जान भी छुड़ाऊँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब यूनिफॉर्मली अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि हायर ग्रेजुएट होंगे। हालांकि आप सबको पता है कि हमारी जो कोर्स है इसके लिए रिक्वायरमेंट है मैट्रिकुलेशन। तो हमने जो टीचिंग करनी होती है, हमने जो लेक्चर डिलीवर करना होता है, वो असल में मैट्रिक के बेस पे करना होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स है वो मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेटेड है वो। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को आसान से आसान तरीके में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं डिलीवर कर सकूं। अच्छा, लेट्स फॉर्मली स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फार्मेसी के बारे में आप सबने पढ़ा सुना होगा सोसाइटी में, आम डिस्कशंस में। यूजुअली हम फार्मेसी को रेफर करते हैं जब भी हमें कोई मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है, हमें कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या हेल्थ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम फार्मेसी की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन हम आज पढ़ेंगे कि एज अ डिसिप्लिन इसकी अपनी एक डिफिनीशन है, इसकी अपनी एक सिफत है। किसी को कोई भी बात समझ ना आ जाए, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, तो वो लोग अपने साथ इन पॉइंट्स को नोट करें और एंड ऑफ द लेक्चर एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो उस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। कोशिश करें कि अपने पास एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें। जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं, जिस तरह आप लोग फिजिकल क्लासेस में नोटबुक्स और पेन लेके आते हैं, इसी तरह आप वर्चुअल क्लास में भी वही प्रैक्टिस रिज्यूम करें, ताकि ऐसी चीज़ें जो कि आपके माइंड से स्लिप कर जाए या आप लोग मेमोराइज ना कर सके, तो वो आपके साथ हार्ट में हो। अच्छा, pharmacy as a health profession that links the health sciences with chemical sciences, and it is charged with ensuring the safe and effective use of pharmaceutical drugs. देखिए, फार्मेसी एक हेल्थ प्रोफेशन है और आम इस्तेलाह में इसको कैटेगराइज किया जाता है एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल दैट लिंक्स द हेल्थ साइंसेज विद केमिकल साइंसेज। देखिए, हेल्थ साइंसेज क्या चीज़ है? हेल्थ साइंसेज, हम अगर बात करें नर्सेस की प्रैक्टिस का, हम अगर बात करें डॉक्टर्स की प्रैक्टिस का, मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं, या जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड साइंसेज है, उन सब साइंसेज को कंबाइन किया गया है, उन सब साइंसेज में इंक्लूडेड है। बायोकेमिस्ट्री आपकी आती है, बायोटेक्नोलॉजी आपकी आती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिकल सब्जेक्ट्स है, इंक्लूडिंग पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एट्सेट्रा। तो इन सब हेल्थ साइंसेस को कंबाइन करके इसको मर्ज किया जाता है, इसको लिंक किया जाता है विद केमिकल साइंसेस। देखिए, केमिकल साइंसेस क्या है? जिस तरह नाम से वाज़ेह है, कीमियाई साइंसेस मतलब जिसमें केमिकल फार्मूलाज इंक्लूडेड हो, जिसमें केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडेड हो, एट्सेट्रा, इसको हम कहते हैं केमिकल साइंसेस। तो हेल्थ साइंस जो फार्मेसी का काम है, ये हेल्थ साइंसेस को लिंक करता है विद केमिकल साइंसेस, एंड इट इज चार्ज्ड विद इंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। इट इज चार्ज मतलब इसका काम क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, या इसका पर्पस क्या होता है? ये सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को इंश्योर करता है, सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को इंश्योर करता है। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे आपके इस सब्जेक्ट में या फार्मेसी से रिलेटेड, जिस तरह अभी आ गई फार्मास्यूटिकल्स। देखिए, फार्मेसी भी है, फार्मास्यूटिकल
साइंस भी है, एक है ड्रग, एक है मेडिसिन, इस तरह यहाँ पे मेंशन किया गया है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स जो कि फार्मास्यूटिकल में मैन्युफैक्चर होते हैं एक पर्पस के लिए, जो आप आमतौर में एक फार्मेसी पे अवेलेबल होते हैं ड्रग्स, उन्हीं को कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो आप लोग जनरली इस डेफिनेशन को समझे कि फार्मेसी एक हेल्थ प्रोफेशन है जो कि लिंक करता है हेल्थ साइंसेस को केमिकल साइंसेस के साथ। वाई दिस लिंक इज इम्पोर्टेंट? तो ये लिंक इसलिए ज़रूरी है ताकि सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को इंश्योर किया जा सके। उम्मीद है डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आपका ये जो कोर्स है इसके लिए अल्टरनेट नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक है कैटेगरी बी फार्मेसी, एक होता है कैटेगरी ए फार्मेसी, एक होता है कैटेगरी बी, एक होता है कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी तो ऑलमोस्ट डोरमेंट है अभी पाकिस्तान में, इसको ऑब्सोलीट किया गया है जो कि अभी यूज़ में नहीं है। और कैटेगरी बी जो कि आप लोग का डिसिप्लिन है जिसमें आप लोगों ने एडमिशन किए हुए हैं, इसको कहते हैं कैटेगरी बी, या फार्मेसी टेक्नीशियन भी कहते हैं, या फार्मेसी असिस्टेंट प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है। तो ये तीन इसके सिनोनिम्स से अल्टरनेट नेम्स है। तो जब भी बात आती है कैटेगरी बी फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट, तो इसका मतलब है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या हमारा टारगेट एक ही चीज़ है, जो आप लोगों का ये डिसिप्लिन है जिसमें आप लोगों ने एडमिशन किया हुआ है। तो आप लोगों ने टर्मिनोलॉजीज या नेम्स में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आप लोगों का जो बैच है जिसमें आप लोगों ने एडमिशन किया है, ये है कैपिटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी का बैच नंबर 4, और आप लोग का सेशन होगा 2021 टू 22। ड्यूरेशन इसकी होती है 2 इयर्स, और इसका जो एग्जामिनेशन है वो आपका होगा एनुअल, हर साल के फेब्रुवरी में, या मोस्ट प्रोबेबली मार्च में आप लोग का एग्जाम्स होगा एनुअल। अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर ना हो, जिस तरह अभी पेंडेमिक की वजह से जो आप लोगों से पहले वाला बैच है, जो आप बैच 3, तो उनका अभी तक एनुअल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया है ड्यू टू लूमिंग कोविड सिचुएशंस। तो अगर हालात नॉर्मल हो पाकिस्तान में, तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी या मार्च में कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, एग्जामिनेशन मोड क्या होगा? तो एग्जामिनेशन मोड इंग्लिश भी हो सकता है और उर्दू भी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करने में, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छी बात है कि आप लोग अगर इंग्लिश में अटेम्प्ट नहीं कर सकते पेपर, तो आप लोग उर्दू में भी हर एक पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप इसी तरह इंग्लिश और उर्दू दोनों में कंटेंट मटेरियल अवेलेबल होता है। अच्छा, हम इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे कैटेगरी बी फार्मेसी की, इसका स्कोप क्या है। The general objectives regarding the course of studies for registration B should be to prepare a health-caring and community-oriented person competent to deal with the common health problems of the people in a scientifically sound and cost-effective manner using appropriate technology। देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ऐसे पर्सनल को तैयार करें, हम ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करें जो कि मार्केट में मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे। कैसे एड्रेस करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, जो कि साइंटिफिकली साउंड होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मुख्तलिफ किस्म के टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके, अपने नॉलेज को यूज़ करके, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को, गैजेट्स को यूज़ करके वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को ईज करे, वो सोसाइटी में अपना रोल अदा करें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कैटेगरी बी फार्मेसी का कि ऐसे ऐसे वेल इक्विप्ड पर्सनल को, ह्यूमन रिसोर्स को मार्केट में इंड्यूस करे जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को ईज करे बाय यूटिलाइजिंग देयर नॉलेज, बाय यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी। A student after the examination for registration and Register B should be able to assume his independent role, effectively, smoothly perform his or her functions and communicate effectively। देखें, a student after the examination for registration and Register B, जब आप ये एनुअल एग्जाम देते हैं तो इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन।
क्योंकि आप लोगों का ये जो कैटेगरी बी कोर्स है, ये असल में एक रजिस्ट्रेशन कोर्स है। तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम्स। जब आप यहाँ से फारिग होंगे कैपिटल कॉलेज से, आप लोग अपने एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्वालिफाई करेंगे, तो आप लोग फिर फार्मेसी काउंसिल केपीके में अप्लाई करेंगे टू गेट रजिस्टर्ड इन रजिस्टर बी। अच्छा, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? कैटेगरी बी प्रोग्राम को कौन रेगुलेट करता है? जिस तरह आप लोग को पता है कि जो मेडिक्स है, मतलब जो मेडिकल एजुकेशन है, एमबीबीएस वगैरह, तो या डेंटल एजुकेशन, तो इसको रेगुलेट करते हैं पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जिसको अभी मॉडिफाई किया गया है, जिसको चेंज किया गया है, और जो करंट बॉडी है उनकी वो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। इस तरह नर्सिस की एजुकेशन को जो रेगुलेट करती है वो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। इस तरह हर एक जितनी भी डिसिप्लिन है उसको कोई ना कोई बॉडी रेगुलेट करते हैं। तो आप लोगों का ये जो प्रोग्राम है कैटेगरी बी या फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट प्रोग्राम, इसको कौन रेगुलेट करता है? आइए देखते हैं। इसे कहा जाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। ये नीचे आपको मैंने वेबसाइट मेंशन किया हुआ है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं फार्मेसी काउंसिल के बारे में, या आप लोग अगर किसी भी कॉलेज के रजिस्ट्रेशन को चेक करना चाहते हैं कि आइए ये जो फला कॉलेज है ये रजिस्टर्ड है फार्मेसी काउंसिल के साथ या नहीं, तो वो जितनी भी डिटेल्स है वो सब आपको मिल सकते हैं इसी वेबसाइट पर। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में जितना भी फार्मेसी का बिजनेस है, जितनी भी फार्मेसी की एजुकेशन है, तो इन सब को रेगुलेट करता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसको एस्टेब्लिश किया गया है अंडर फार्मेसी एक्ट 1967। देखिए, जितनी भी बॉडी से जितनी भी चीज़ें चल रही होती है हमारी सोसाइटी में, इन पर्टिकुलर हमारी कंट्री में, कोई भी रूल्स हो, कोई भी रेगुलेशन हो, तो हर एक चीज़ का अपना एक एक्ट होता है। हर एक चीज़ की अपनी एक लीगल बॉडी होती है। हर एक चीज़ का अपना एक कानून होता है। तो उसी कानून के तहत, उसी कानून के अम्ब्रेला के अंडर उस चीज़ को, उस बॉडी को, उस डिसिप्लिन को रेगुलेट किया जाता है। इस तरह फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को जो चीज़ रेगुलेट करता है वो है फार्मेसी एक्ट 1967। ये एक कानून है, ये एक मसविदा है, जिसकी बेस पर पूरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को रेगुलेट करते हैं। फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी बिजनेस को रेगुलेट करते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इनका मैंडेट क्या है? जिस तरह आप देखते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी जब आती है तो वो भी अपना एक मैंडेट लेकर आती है। इस तरह फार्मेसी काउंसिल का भी अपना एक मैंडेट है, और इनका मैंडेट यही है कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन द सेंस जितनी भी फार्मेसी सर्विसेज है, फार्मेसी सर्विसेज में आपके आते हैं फार्मेसी बिजनेस, आपके मेडिकल स्टोर का बिजनेस, या आपकी कम्युनिटी या रिटेल का बिजनेस। इस तरह हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी, न्यूक्लियर फार्मेसी, जितनी भी फार्मेसी रिलेटेड बिजनेसेस है, जितनी भी फार्मेसी रिलेटेड कंसर्न्स है, एक्टिविटीज है, तो उन सब को रेगुलेट किया जाता है बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। और क्यों करते हैं ये रेगुलेट? टू इंश्योर एंड प्रोटेक्ट, ताकि ये आम मॉसेस की, पब्लिक के या जनरल मॉसेस के हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके, हेल्थ को सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, उनकी वेल बीइंग को प्रमोट कर सके। सो फॉर दिस पर्पस फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इज द ओनली लेजिटिमेट बॉडी टू रेगुलेट फार्मेसी बिजनेस, फार्मेसी एजुकेशन इन पाकिस्तान। अच्छा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैप्टर्स है। जिस तरह नंबर 1 है खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल, नंबर 2 है पंजाब फार्मेसी काउंसिल, सिंध फार्मेसी काउंसिल एंड बलूचिस्तान फार्मेसी काउंसिल। तो हर एक प्रोविंस में फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का अपना एक चैप्टर है। अच्छा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो कि एक सेंट्रल बॉडी है, वो लोकेटेड है इस्लामाबाद में। इस तरह इस्लामाबाद से वो जो 4 चैप्टर्स है इसके, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान फार्मेसी काउंसिल को रेगुलेट करते हैं। हर एक काउंसिल जो है, हर एक प्रोविंस का अपना काउंसिल, उसकी अपनी एक बॉडी है, उसकी अपनी कंपोजिशन है, जो कि आप लोग फॉरेंसिक के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे डिटेल में।
अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल के साथ चूँकि हम रिलेटेड होंगे, आपके जितनी भी एक्टिविटीज़ है, आपकी जितनी भी कंसर्न्स है, वो सेंट्रल काउंसिल के बाद जो एड्रेस कर सकती है, वो बॉडी है खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल का काम क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। एक तो ये है कि ये जितनी भी आप लोग की एजुकेशन है, जिस तरह अभी हम कैटेगरी बी प्रोग्राम को देख लें, आप लोगों का ये जो डिसिप्लिन है, इसको पहले तो सेंट्रल काउंसिल रेगुलेट करता है, इसके बाद इसको रेगुलेट करता है खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल। आप लोगों की एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना, आप लोगों के पेपर जो प्रिपरेशन होते हैं, इसके अलावा जो इसकी चेकिंग होती है, रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर करना, और इसके बाद जो क्वालिफाई कर देते हैं कैंडिडेट्स, तो उनको रजिस्टर बी में उन्हें एज अ फार्मेसी असिस्टेंट, उन्हें एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन रजिस्टर करना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, ये खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल का काम है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जिस तरह कैपिटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, तो इसके चूँकि ये भी एक फार्मेसी एजुकेशन है या फार्मेसी बिजनेस है, तो इसको भी रेगुलेट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल। कैसे करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्पेक्शंस करके एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं हर एक इंस्टीट्यूट को, और वो इंस्पेक्शन करते देखते हैं कि लैब वगैरह फैसिलिटीज़, क्लास फैसिलिटीज़, फैकल्टी फैसिलिटीज़, सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल है, अकॉर्डिंग टू एक्ट है या नहीं है। तो ये थोड़े से फंक्शन मैंने आपको डिस्कस किए खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल के बारे में। अच्छा, ये जो खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल लोकेटेड है पेशावर में, तो आपकी जो फ्यूचर में करस्पॉन्डेंस होगी तो इस काउंसिल के साथ हो सकती है। अच्छा, एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं कि अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967, एक कानून के तहत, एक रूल के तहत आप लोग की एग्जामिनेशंस को कैसे इन्होंने कंपोज किया हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवाल्युएशन थ्रू एग्जामिनेशंस। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी ये भी क्वेरी होगी कि ये तो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो इसमें एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है? तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का या एवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एवैल्यूएशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स विल बी डन थ्रू एग्जामिनेशंस। आपके नॉलेज को, आपके मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिकल स्किल्स को एवैल्यूएट करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान थ्रू एग्जामिनेशंस। अच्छा, द एग्जामिनेशन शैल बी स्प्रेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू। आपके एग्जाम्स होंगे टू पार्ट्स में। आप लोगों का अभी जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, या अभी जो ये फर्स्ट ईयर है आपका, इसको कहते हैं पार्ट वन, और जो सेकंड ईयर होगा उसे कहेंगे पार्ट टू। These examinations shall be held as and when as decided by the Provincial Pharmacy Council with the approval of the Central Pharmacy Council। तो ये जो एग्जामिनेशंस होंगे आपके, इसको तो पहले अप्रूवल आएगी, इसकी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है। अभी हम अगर देख ले इस कोविड लूमिंग सिचुएशन में, जहाँ पर एग्जामिनेशंस वगैरह जो है वो पोस्टपोन की गए हैं, तो इसको रिज्यूम करेंगे बाय नोटिफिकेशन बाय द विलनेस ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। इस्लामाबाद फार्मेसी काउंसिल जब नोटिफिकेशन करेंगे, जब परमिशन देंगे, तो फिर प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। अच्छा, आप लोगों का जो ये सिलेबस, जो सब्जेक्ट्स हैं पार्ट वन के थ्योरी, प्रैक्टिकल, इस तरह पार्ट टू की थ्योरी और प्रैक्टिकल, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि हेल्थ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे, तो उन्होंने कुछ न कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े भी होंगे, तो उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब हाउ मच यू हैव टू वर्क फॉर इट। अच्छा, पार्ट वन की थ्योरी में फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया गया है, और इसके टोटल मार्क्स होंगे 100। इन 100 मार्क्स में से तकरीबन 20 मार्क्स आपके एनाटॉमी के होंगे एंड 80 मार्क्स आपके फिजियोलॉजी के होंगे। अच्छा, सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये भी दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया गया है, और इनकी भी टोटल मार्क्स है 50। sorry, total marks say 100, 50 for each, 50 for biochemistry and 50 for microbiology। अच्छा, थर्ड जो सब्जेक्ट है
वो है फार्माकोग्नोसी। इसके है 100 मार्क्स। और फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स 1, इसकी भी है 100 मार्क्स। तो ये आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स है आपके पार्ट 1 में। अच्छा, प्रैक्टिकल्स देख लीजिए पार्ट 1 में आप लोग के कौन से प्रैक्टिकल है, तो उन प्रैक्टिकल्स में इंक्लूडेड है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स, और इसी तरह इसकी मार्किंग है, टोटल मार्क्स है इसके 100। सेकंड प्रैक्टिकल है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का, इसकी भी मार्क्स है 100। थर्ड प्रैक्टिकल है फार्माकोग्नोसी, इसकी भी मार्क्स है 100। और फोर्थ प्रैक्टिकल है फार्मास्यूटिक्स 1, इसके भी मार्क्स है 100। तो ये आपके टोटल 4 थ्योरी के पेपर्स होंगे और 4 आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। अच्छा, टाइम टेबल में 3 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, तो ये जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ये आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। कॉमन सेंस की बात है सर। अच्छा, थियरी में आपके पार्ट 2 की थियरी में 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट है फार्मास्यूटिक्स 2, जिसका अल्टरनेट नेम है इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसके होंगे 100 मार्क्स। सेकंड सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जिसके होंगे 100 मार्क्स। थर्ड है फार्मास्यूटिक्स 3, जिसके होंगे 100 मार्क्स। और सोशल बिहेवियर, लॉ एंड एथिक्स, इस सब्जेक्ट के भी होंगे 100 मार्क्स। अच्छा, फिफ्थ जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर का, जिसमें से आप मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर एप्लीकेशंस फार्मेसी को पढ़ेंगे, इसके है 50 मार्क्स। अच्छा, इस तरह आपके पार्ट 2 में हो गए 5 सब्जेक्ट्स, और पार्ट 2 में आपके होंगे 3 प्रैक्टिकल्स। फर्स्ट प्रैक्टिकल है फार्मास्यूटिक्स 2 का इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसके होंगे 100 मार्क्स। सेकंड है फार्माकोलॉजी का, दिस ऑल्सो कैरीज 100 मार्क्स। एंड थर्ड है कंप्यूटर का, दिस ऑल्सो कैरीज 50 मार्क्स। तो ये आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होंगे आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्जामिनेशंस में। अच्छा, after a period of 1 year after appearing in examination for part 1, the student will be eligible to appear in the examination for part 2। देखिए, एक बात आप लोग ज़हन नशीन कर ले, अपने ज़हन में बैठा ली ये चीज़ कि आप लोग जब पार्ट 1 एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, पार्ट 1 एग्ज़ाम में जब भी आप अपेयर होते हैं, आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते और आप लोग दोबारा सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपेयर होते हैं, तो आप लोग पार्ट 2 की एनुअल एग्जामिनेशन में तब एलिजिबल होंगे अपेयरेंस के लिए जब आप लोगों का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का हो। मतलब ये कि अगर आप लोग सप्लीमेंट्री में क्वालिफाई भी कर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, तो आपका तो पार्ट 1 उधर से क्लियर हुआ। अब तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के तकरीबन 6 मंथ्स बाद, 5 6 7 मंथ्स बाद जो एनुअल एग्जाम होता है, तो उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि जब आप लोग पार्ट 1 को क्वालिफाई कर देते हैं, तो पार्ट 2 में आप तभी एलिजिबल होंगे अपेयरेंस के लिए जब आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो टोटल, या जो ड्यूरेशन है वो टोटल 1 ईयर का कंप्लीट हो जाए, which will be conducted after a gap of 1 year। तो वही बात कि पार्ट 2 और पार्ट 1 के एग्जामिनेशन अपेयरेंस में जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का होगा। अच्छा, no student shall be allowed to sit in part 2 examination unless he has passed the part 1 examination। This is very important for all of you। आप लोगों में से चंद एक बंदे को पता भी होगा, लेकिन किसी को नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का रूल ये है। फार्मेसी एक्ट 1967 में ये रूल वज़ा किया गया है कि आप लोग पार्ट 2 एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं हो सकते तब तक जब तक आप लोगों का पार्ट 1 क्लियर ना हो। अगर कोई एक सब्जेक्ट भी रह जाता है, वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, अगर कोई भी आप लोग की सप्लीमेंट्री आ जाती है एक सब्जेक्ट का भी, तब भी आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे टू सिट इन पार्ट 2 एग्जामिनेशन। नॉट मोर देन 3 चांसेस शैल बी अलाउड फॉर पासिंग ईच एग्जामिनेशन। देखिए, हर एक पार्ट को क्लियर करने के लिए, पार्ट 1 को क्लियर करने के लिए और पार्ट 2 को क्लियर करने के लिए हर एक बंदे के पास 3 चांसेस होंगे। 3 चांसेस कौन से? एक तो आपका होगा एनुअल एग्जामिनेशन, अगर कोई भी बंदा खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड,
एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, एक सब्जेक्ट रह जाता है, 5 रह जाते हैं या जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, आया वो प्रैक्टिकल हो, आया वो थियरी हो, कोई भी सब्जेक्ट रह जाता है, तो वो फिर अपीयर होगा सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन में। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन में भी अगर वो क्लियर नहीं कर सका या क्लियर नहीं कर सके, तो वो फिर अपीयर होंगे नेक्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन में। तब तक इनका पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा। अच्छा, आफ्टर अवेलिंग 3 चांसेस इन ईच पार्ट, अगर 3 अटेम्प्ट्स में भी एक बंदा अपने पूरे सब्जेक्ट्स, अपनी पूरी थ्योरी या प्रैक्टिकल के पेपर्स को क्लियर नहीं कर पाता, तो उसके बारे में उसको या तो एक्सपेल किया जाएगा या वो पूरी एग्जाम में जितनी भी मतलब 4 सब्जेक्ट से प्रैक्टिकल और थ्योरी की उसमें दोबारा वो अपीयर होगा। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है क्योंकि ये इनके बारे में फिर खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल कोई नोटिफिकेशन करेंगे, उनके लिए कोई रूल्स जो होंगे वो डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी इस स्टेज में आप सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हर एक बंदे के पास 3 चांसेस होंगे अपने पार्ट 1 या अपने पार्ट 2 को क्लियर करने के लिए, और जब आप पार्ट 1 को क्लियर करेंगे तभी आप अलाउड होंगे कि आप पार्ट 2 के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सके। A student who appears for examination in any subject and passes in theory but fails in practical or vice versa shall reappear only in theory or as the case may be in practical in which he fails। देखिए, अक्सर जो ये डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं मतलब एफएससी की हम बात करें या यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स की हम बात करें, तो उसमें रूल्स ये होते हैं कि अगर आप लोगों की एक सब्जेक्ट का जो थ्योरी पेपर है वो फेल हो जाए, तो आप लोगों को फेल कंसिडर किया जाता है उसी सब्जेक्ट में, उसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल में भी। लेकिन कैटेगरी बी प्रोग्राम्स के रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अगर आप थ्योरी को, फॉर एग्जांपल आप फिजियोलॉजी के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सके, तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों की फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल को भी फेल किया जाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो थ्योरी का पेपर आपका फेल कंसिडर होगा। मतलब आप सिर्फ अपेयर होंगे थ्योरी के पेपर में, आपका अगर प्रैक्टिकल पास है तो वो पास होगा। यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल को एज अ सेपरेट एंटिटी कंसिडर किया जाता है, विच इज टू गुड फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, 50 एग्जामिनेशन का एक और रूल भी है, 50% इन ईच प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम्स। अच्छा, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके, आपने देखा कि हर एक प्रैक्टिकल के या हर एक पेपर के आपके हैं 100 मार्क्स, तो उसकी जो पासिंग मार्क्स है उसकी क्वालिफाइंग मार्क्स है 50 मार्क्स इन ईच पेपर इन ईच प्रैक्टिकल। तो ये बन जाते हैं आपके 50% मार्क्स आपने मस्ट लेने। हम कंप्यूटर पेपर की बात करें जिसके 50 मार्क्स है, तो उसमें भी आपने 50% मार्क्स गेन करने हैं, मतलब कि 25 मार्क्स पे आप लोग क्वालिफाई कर सकेंगे उस पेपर या प्रैक्टिकल को। 50% आप लोग की पेपर की कंपोजिशन क्या होगी, तो उसमें 50% एमसीक्यूज होंगे और 50% शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, आप लोगों को 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपके पेपर में, तो 12 क्वेश्चंस में आप लोगों ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो आप लोगों के पेपर के 50% एमसीक्यूज होंगे और 50% क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, सिलेबस की तरफ आते हैं, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसकी जो थ्योरी का सिलेबस है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये आपका पोर्शन है, ये फर्स्ट पोर्शन है एनाटॉमी का। इसके हैं 20 मार्क्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसके होंगे 20 मार्क्स और आपके फिजियोलॉजी के पोर्शन के होंगे 80 मार्क्स। तो 20 मार्क्स की ही आप लोगों की एनाटॉमी हो गई। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, इसमें हम पढ़ेंगे कि एनाटॉमी क्या चीज़ है, इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस क्या है, मुख्तलिफ किस्म के जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज एंड सरफेस एनाटॉमी, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी पार्ट्स वगैरह, इन सब के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में। तो ये शॉर्ट सा सिलेबस है आप लोगों के एनाटॉमी का, दैट कैरीज 20 मार्क्स। तो आप लोगों के पेपर में भी
20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे एनाटॉमी से और 80% होंगे फिजियोलॉजी से। अच्छा, नेक्स्ट है फिजियोलॉजी का सिलेबस। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी। सेकंड में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो इन स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं बोन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। मसल्स में आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स और इन सब के फंक्शंस वगैरह। थर्ड हमारा यूनिट होगा ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें से आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। फेट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर्स, ईएसआर, ब्लड कोगुलेशन एंड एनीमिया। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे आपके यूनिट 3 में ब्लड के चैप्टर में। फोर्थ यूनिट है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे जिस्म का खूनी गर्दिशी निज़ाम है उसके बारे में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की यूनिट में। अच्छा, फिफ्थ है रिस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिक्स ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं, हमारा जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन से तरीक़ेकार के थ्रू हम ये रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसको इंश्योर करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, carriage of oxygen and carbon dioxide by the blood, regulation of breathing, nervous and chemical control। 6 यूनिट है स्किन का। इसमें से स्किन का स्ट्रक्चर, स्किन के फंक्शंस, टेम्परेचर रेगुलेशन बाय द स्किन एटसेट्रा, मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्किन की यूनिट में। 7th है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें से हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव ज्यूसेस एंड सलाइवा। सलाइवा के कंपोजिशन, मुख्तलिफ किस्म के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं हमारी बॉडी में उसके बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टिनल जूसेस, देयर कंपोजिशन, मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टिन्स, फंक्शंस ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ये मुख्तलिफ टॉपिक्स है जो कि हम यूनिट 7 डाइजेस्टिव सिस्टम की यूनिट में हम पढ़ेंगे। 8 यूनिट है यूरिनरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन। अच्छा, ये आप लोगों का सिलेबस था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, मैं आप लोगों को ये सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पर मैं आपको कोर्स मटेरियल हैंड ओवर करता हूँ, जहाँ पर मैं आपको कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ उसी जगह पर मैं आपको ये सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो हर एक बंदे ने इसका प्रिंट आउट लेना है। तो जहाँ पर आपका नोटबुक होता है उसी जगह पे, उसी पेज में या उसी पोर्शन के साथ आप अटैच करें सिलेबस को भी, क्योंकि जब कभी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर इसको टिक करें या इसको इंश्योर करें कि हाँ हमने ये पढ़ लिया है। या जहाँ यहाँ पर अगर कोई भी मैं आपको एडिशनल सोर्स बताता हूँ कि आप लोगों ने ये नोट्स से पढ़ना है या कहीं इंटरनेट सोर्स से पढ़ना है, कहीं बुक से पढ़ना है, जो कुछ भी हो, तो आप लोग इसके सामने इसको मेंशन करें जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे। इस तरह हर एक टॉपिक हो तो मेरा जो टीचिंग का तरीक़ाकार होगा वो सिलेबस के वाइज होगा, सिलेबस वाइज होगा। मैं सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इस तरह आपके टेस्ट भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगे, क्विज़ेस भी होंगे इसी सिलेबस के पैटर्न के थ्रू। तो ये सब के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए, और इसलिए भी होना चाहिए एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेशन जब इंशाल्लाह हम इस सिलेबस को फिनिश करेंगे तो अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये कहेंगे कि सर ये फ़लाँ टॉपिक आपने छोड़ दिए, ये फ़लाँ टॉपिक आपने नहीं पढ़ाई, या फ़लाँ टॉपिक फ़लाँ यूनिट में आपने मिस किए हुए हैं। तो मेरे पास भी यही सिलेबस होगा हार्ड फॉर्म में, और इस तरह आप लोगों के पास भी होनी चाहिए हार्ड फॉर्म में, ताकि आप लोग फिर मुझे खबर दे सके कि नहीं ये टॉपिक तो हुआ है। हर एक सेशन में अक्सर स्टूडेंट्स यही कंप्लेन करते हैं क्योंकि वो मिस कर जाते हैं या तो लेक्चर को या इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या किसी और वजह से। तो फिर जो पूरा ब्लेम आता है वो आपके टीचर पे आता है। सो सेफ साइड पे मेरे पास भी होगा हार्ड फॉर्म में, आप लोग भी इसको रखें और जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी उसी तरह आप लोग कंटिन्यू करें इसको। अच्छा, आप लोगों का पेपर कैसा होगा? ये जो लास्ट सेशन का पेपर था 2020 का फिजियोलॉजी एनाटॉमी का, तो मैंने यहाँ पर एक
सैम्पल पेपर लगाए हुए, सैम्पल तो खैर नहीं है, ओरिजिनल पेपर है, जो कि ये आप देख सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल कैटेगरी बी रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2020। अच्छा, ये मॉर्निंग सेशन का पेपर था और पेपर डेट है 10 फरवरी 2020। तसव्वुर के माफ करेगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर पार्ट 1, ये आपका है सेक्शन बी। आपका जो सेक्शन ए है उसमें आपके आते हैं 50% एमसीक्यूज। अच्छा, इसका जो टाइम अलाउड होता है वो होता है 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ये 21 आवर्स नहीं है। अच्छा, ये है 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स और इसके होंगे मार्क्स 50 मार्क्स हो गए आपके इन क्वेश्चंस के और 50 मार्क्स हो गए आपके एमसीक्यूज के। Write short note on the following. Attempt any 10 questions. All questions carry equal marks. आपके होंगे पेपर में 12 questions और 12 questions में से आपने 10 questions को attempt करना है and each question carries 5 marks. First question आप देख लें. Write a short note on blood coagulation. ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लड कोगुलेशन, ये हम ब्लड के चैप्टर में, ब्लड की यूनिट में हम पढ़ेंगे। डिस्कस कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ होल ब्लड। ये आप लोगों ने देखा होगा, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको ब्लड के चैप्टर में भी बताया कि उसमें एक टॉपिक था कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्टमक, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की यूनिट में हम पढ़ेंगे। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ये आपका हो गया एनाटॉमी का क्वेश्चन, जिसके मार्क्स होंगे पूरे जो एनाटॉमी पोर्शन है इस पेपर में 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो 20 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 5 मार्क्स से ईच क्वेश्चन के, तो आपके 4 क्वेश्चंस एनाटॉमी के होंगे और 8 क्वेश्चंस आपके फिजियोलॉजी के होंगे, जिसमें से टोटल आपने 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। Write a short note on histology of the skin. Write an anatomic note on a human heart. Write a short note on functions of thyroid gland. Write a detailed note on arterial blood pressure. Define anemia and discuss different types of anemia. Briefly discuss composition and types of bones. Briefly discuss gross anatomy of the liver. Write a note on regulation ऑफ रिस्पिरेशन। तो ये आपका जो प्रीवियस पेपर था कैटेगरी बी एनुअल एग्जामिनेशन का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पेपर की कंपोजिशन क्या होंगे, क्वेश्चंस कितने होंगे और इसका जो मोड है वो क्या होगा। ये आप लोग इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके अलावा उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको उर्दू में भी दी गई है। अच्छा, माय क्लास टाइम इज रनिंग आउट, तो मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करता चलूँ। लास्ट में गूगल क्लासरूम एक एप्लीकेशन है, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जितनी भी असाइनमेंट्स दूंगा, मैं जितनी भी आपके साथ कोर्स मटेरियल शेयर करूंगा, वो मैं गूगल एप्लीकेशन के थ्रू शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं आपके साथ फिर लिंक शेयर करूंगा जहाँ पे जाके आप लोगों को जितनी भी मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड स्लाइड्स होंगे, मटेरियल होंगे या असाइनमेंट्स होंगे, वो आपको मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्लासरूम है, आप लोगों का ये जो क्लासरूम है, ये आप देख सकते पार्ट 1 फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी सेक्शन 1। तो ये आपका गूगल क्लासरूम है, इसी जगह पर जाके आपको पूरी मटेरियल मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा मेरी कोशिश ये होगी कि हमारे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम है आज। तो अगर किसी स्टूडेंट ने लेक्चर को मिस किया हुआ है, तो मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल सकेंगे। यूट्यूब चैनल का जो लिंक है या जो गूगल क्लासरूम का लिंक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो आप यहाँ पे जाके अपने जो रिस्पेक्टिव लेक्चर्स है, जो लेक्चर आपने मिस किया या दोबारा से आप कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं, तो वो आपको इसी जगह पे मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा और किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो यू हैव 5 मिनट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। दिन सर जहूर विल टेक अनदर क्लास। जी नहीं मोला, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके साथ दो ऑप्शंस होते हैं, दो मोड्स होते हैं आपके, जिसमें आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोड इन इंग्लिश एंड उर्दू। सर इन माय नोट्स चैप्टर यूनिट 1 to 15। देखिए भाई अताउर रहमान, मुझे नहीं पता आपके पास कौन से नोट्स है, लेकिन
जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल एन सिलेबस के मुताबिक होगा। सिलेबस से एक लफ्ज़ भी, सॉरी, एक टॉपिक या एक यूनिट भी आउट नहीं पढ़ाऊंगा आपको। यस, एनी अदर बड़ी क्वेश्चन? अच्छा, मैंने आपको आप सब म्यूट किया हुआ है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक पे भी पूछ सकते हैं। जी। देखिए, आपकी जितने भी पेपर्स है उसमें से एक क्वेश्चन भी आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आते भी तो उसके लिए ऑलरेडी रूल्स है, जिसको उधर ही ऑन द स्पॉट एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, ऐसे होते टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि सेम होते हैं, लेकिन एनाटॉमी की कंटेक्स्ट में हमने एनाटॉमी वाले टॉपिक्स पढ़ने, और उन्हीं टॉपिक्स को हम फिर पढ़ेंगे फिजियोलॉजी की कंटेक्स्ट में। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, चलो। थैंक यू so much for such a being attentive audience. See you inshallah tomorrow. Stay blessed. Allah Hafiz.